वहीं कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने नेम प्लेट विवाद को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने आरएसएस में सरकारी कर्मचारी के शामिल होने पर सरकार को निशाने पर लिया। सुनिए। इसी तरीके की रोक जो है पहले लगी थी, उस रोक को हटा दिया गया है। तो इसमें देखो, कांग्रेस से पहले कहा कि अटल जी ने भी नहीं हटाई थी। उसके पहले जो सरकार थी जनसंघ के समर्थन से जनता पार्टी, उसने भी नहीं हटाई थी। तो इन्होंने क्यों नहीं हटाई? जो पिछले 10 साल में जो भाजपा की सरकार थी उसने भी नहीं हटाई थी। अब क्या बात है? पहले इस सवाल का जवाब दे भाजपा। सर, कांवड़ यात्रा पे जो कांवड़ यात्रा वाला वो तो बहुत ही गलत है ना। ऐसे तो आप करोगे तो पेट्रोल पंपों में तेल कहाँ का है? सब खाड़ी देशों का, मुस्लिम देशों का। आप क्या करोगे? और फिर उसमें जो दलितों की दुकान है वहाँ कौन जाएगा खाने? उसमें भी लोग ये करेंगे तो सब दलितों के साथ अन्याय है, पिछड़ों के साथ अन्याय है, सबके साथ अन्याय है। वहीं अयोध्या से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नेम प्लेट विवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए। बातचीत करने के लिए सपा के वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद हैं। अवधेश जी, अब आरएसएस की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस तरह के ऑर्डर निकाले गए हैं, क्या ये विधि और विधान के विपरीत आचरण होगा। किसी कीमत पर इनको इस तरह का इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसमें तो बहुत पहले पाबंदी भी लगी थी, हाँ, पटेल जी ने। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर के किस तरह से देखते हैं? ये देश और समाज को बांटने की साजिश है। एक मिनट, देश सबका है, ये देश को आजाद कराने में सबका योगदान रहा, नहीं लगा, सबकी कुर्बानियां फांसी के भरने चुके हैं। तो अब ये इस तरह जातीय आधार पर नेम प्लेट लगाना, विकल्प को कहेंगे कि आप लोग कुर्ते में अपने लिख कर आइए, ये अच्छी बात नहीं, देश और समाज को बांटने की साजिश है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के आदेश पर सरकार को घेरा। वहीं सीएम ममता बनर्जी के बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे वाले बयान पर क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय हैं। तो सौगत जी, एक सरकारी ऑर्डर केंद्र सरकार का है कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरासर इसको खिलाफ है। आरएसएस को तो 2 बार बैन किया गया था। आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन देश विरोधी है, कम्युनल है, ये परमिशन नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी का एक बयान है कि बंगाल का हिंदुस्तान से अच्छे संबंध होने चाहिए, इसका क्या? ये बोगस, ये सब बोल रहे थे कि यूपी के साथ अच्छा होना चाहिए और दूसरे प्रांतों के साथ अच्छा होना चाहिए। ये कल से बीजेपी के लोग फॉल्ट फाइटिंग है, सरासर गलत है। ममता इसी कुछ नहीं बोल। और बजट से क्या उम्मीद है? बजट से कोई उम्मीद नहीं, खराब है, खराब होगा बजट। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। वीडी भाई, किस तरह से ये जो फैसला आया है कि अब आरएसएस की शाखा में सरकारी कर्मचारी भी जा सकेंगे, आरएसएस की गतिविधि में भाग ले सकेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये महत्वपूर्ण फैसला है और देश के लोकतंत्र में हर किसी को सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में काम करने का अधिकार है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष के लोग दोस्ती करने की राजनीति हमेशा से करते आए। देश के अंदर इन्होंने डिवाइड एंड रूल पर ही काम किया है, इसलिए उन्हें लगता है और इस प्रकार की चीज़ों का विरोध करते हैं। ये जो ओवैसी जैसे लोग जो देश की संसद में पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले जो लोग हैं, ये बताएंगे देशभक्ति क्या और देशद्रोह क्या है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, इसलिए स्वागत योग्य कदम है। बस ये थे वीडी शर्मा हमारे साथ, जिनका कहना है कि ये कदम स्वागत योग्य है और ऐसे लोग जो कि देशद्रोही नारे लगाते हैं वो लोग बताएंगे कि संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी जाए या न जाए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने नेम प्लेट विवाद और आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी के हिस्सा लेने के आदेश पर सरकार का समर्थन किया। करने के लिए अरुण गोविल हैं। अरुण जी,
कांवड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा विवाद क्यों हो रहा है। अगर किसी की दुकान है और उसका नेम प्लेट लगा है वहाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसका? वो क्या छुपाकर दुकान लगाएगा क्या अपनी? अगर उसको ये कहा जा रहा है कि आप अपना नेम प्लेट लगा दीजिए, तो इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती। और जो भी यात्री वहाँ जा रहे हैं, कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उनको ये उनका अपना डिसीजन होता है कि वो कहाँ खाना खाएं या कहाँ बैठें, कहाँ विश्राम करें, किसके साथ बैठें। अगर उन्हें पता है तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन इसका विरोध हो रहा है, खास करके एनडीए के घटक दल, चाहे आरएलडी हो, एलजेपी हो या जेडीयू हो, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं केवल इतना मानता हूँ कि मैं विरोध कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों विरोध कर रहे हैं, पर मैं जाति, वर्ण, संप्रदाय इस सब में बिलीव नहीं करता। मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन सभी लोग कहेंगे कि हम वाल्मीकि हैं, हम लिखेंगे, या बनिया हैं, या अलग अलग लोग। तो अच्छी बात है ना, वो उन्हें भी गर्व से कहना चाहिए कि हम वाल्मीकि हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है किसी को? मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमारी कोई जाति है और हम उसे मानना चाहते हैं, हम मानते हैं उसे, तो हमें भी गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हम वाल्मीकि। अब छोटा क्यों मान लेते हो अपना? कोई ज़रूरी तो नहीं। एक ऑर्डर है, आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी भी अब हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसका भी विरोध होने लगा है कि आरएसएस पे पहले भी प्रतिबंध लगाया गया था और अब जो है इस तरह के ऑर्डर केंद्र सरकार की ओर से। नहीं, मुझे नहीं लगता। आरएसएस हमारे देश का एक बहुत प्रतिष्ठित अंग है। अगर उसमें हिस्सा ले सकते हैं तो ले लेंगे। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने मॉनसून सत्र को लेकर क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी हैं। महुआ जी, बजट सेशन है, झारखंड वासियों का जेएमएम की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, राज्य सरकार ने जिन चीज़ों की मांग केंद्र सरकार से की है, इस बार के बजट में निश्चित रूप से केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए बहुत दिनों से बकाया है, जिसे राज्य सरकार वहाँ के लोगों के विकास के लिए, जो खासतौर पर माइनिंग एरिया में रहते हैं, उनके विकास के लिए बहुत काम कर सकती है। वहाँ प्रदूषण है, फिर ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है, उसके लिए चुचरिया में गांव के गांव उजड़ रहे हैं, उसकी वजह से ज़मीन के नीचे आग है, कभी भी फट जाता है, धुआं निकलता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसके लिए कोई एक्सीडेंटल एक होना चाहिए आपदा को देखते हुए कि उसके लिए अलग से बजट हो, वो भी कुछ नहीं है। इसी तरह से स्टेट का जो दोहन होता है, ख़ासतौर पर जहाँ माइनिंग होती है, उन स्टेट से जितना लिया जाता है उतना दिया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो पिछड़े हुए हैं। वहाँ रेलवे की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो दुर्गम इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, वहाँ से शहर तक आने की सुविधा बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। और जब बारिश के दिनों में तो खेती कर लेते हैं, बाकी दिनों में वो पलायन करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या इसीलिए होती है। राज्य सरकार अपने बहुत सीमित संसाधन से भी मैक्सिमम काम करती है, लेकिन केंद्र के बजट में अगर उस तरह का प्रावधान। Sir, I want to underline the fact that the reforms which have been brought by the SEBI, particularly in timelines which have been given for settlement of claims, is a remarkable step taken forward, and our markets have also been, and companies have also benefited from it. In fact, we are far ahead of the very many other countries where companies law operate. They are still not able to settle claims within even T+6, T+5 or T+4. We have even come to T+1, which is effectively being run today. So SEBI-related reforms also are coming up with ease of doing business and treating both all stakeholders with great comfort. So this question is a very large, this question pertains to a large area of reforms in companies matters, both related to pendency reduction and ease of doing business. So the question that was getting answered by our new MOS was actually a larger context on which the written answer is far more comprehensive than what the minister has tried to start answering with. But new ministers will take a bit of while, but for us to listen to them, all of us, I would request all of us to kindly accommodate their attempt to answer. Shri Shashi Tharoor ji. Mr. Speaker, the Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she's overlooked a very crucial issue, sir, which is that 67% of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame.
precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT, sir. For example, all the southern states, all 5 southern states and 2 UTs, we have 1 NCLAT in Chennai. And there, sir, according to a media report, the bench has 1 stenographer who doubles up as PA to the technical member, and the registrar sits in Delhi. Sir, this is a preposterous situation. What I would like to ask the Honourable Minister is, what is she doing, what is the ministry doing about giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs, and in particular for the southern states? Would she be willing to consider a separate NCLAT for a state like Kerala, where कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी? क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं? ये उनको बताना पड़ेगा।